नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके एमसीक्यू डिस्कशन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलो हमारा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो एमसीक्यू हमारा है 21। व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिंग फॉर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग पूछा गया है। शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होता है वो कौन कितने वक्त कर ड्यूरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो 1 से 3 घंटे तक, या फिर 3 से 6 आवर, या फिर 6 to 12 आवर, या फिर 12 से 14 आवर। यहाँ पर दिया ही गया है आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। जो शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग होता है वो होता है दोस्तों, आंसर हमारा है बी, 3 से 6 घंटे तक का वर्क उसमें वर्क करता है। ठीक है, इंसुलिन जो इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग वो 3 से 6 आवर तक वर्क करता है। क्वेश्चन हमारा 22। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। यहाँ पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पूछा गया है। ग्लूकोज यहाँ पर जो शुगर नोट करते हैं आरबीएस, लेकिन फास्टिंग ब्लड एफबीएस जो कहते हैं उसको एफबीएस भी बोला जाता है। तो वो कितना होता है, 80 से 130 mg पर डीएल, 50 से 100 mg पर डीएल, या फिर 70 से 100 mg पर डीएल, या फिर 100 से 150 mg पर डीएल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 70 से 100 mg पर डीएल। जो नॉर्मल हमारा रेंज है वो इतना होता है। कब, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 से 100 mg पर डीएल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हिपेटाइटिस ए। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड रहता है, किडनी, लीवर, ऑप्शन सी है लंग्स, या फिर पेनक्रियास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, लीवर। जब हिपेटाइटिस होता है तो वो किसको अफेक्ट करता है, सीधा लीवर को अफेक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगल लैक्टेट आपने कई हॉस्पिटल में शायद जॉब की होगी तो आपको पता होगा, आरएल का पाइंट होता है। तो उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आरएल सॉल्यूशन। टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इन बैलेंस, या फिर टू करेक्ट एसिडोसिस, या फिर टू प्रोवाइड ग्लूकोज। तो जो आरएल होता है दोस्तों, टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो मेंटेन करने के लिए होता है। यहाँ पर सीधा ब्लड ब्लड वॉल्यूम बढ़ नहीं जाता, एसिडोसिस को करेक्ट नहीं किया जाता, या ग्लूकोज भी नहीं दिया जाता, यहाँ पर आरएल दिया जाता है। और जब जो इम्प्लांटेशन के वक्त ब्लीडिंग होती है तब ये पाइन दिया जाता है आरएल, तब उसको कहते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर वारफेरिन थेरापी। जो वारफेरिन थेरापी होती है उसको मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, एपीटीटी, या फिर आईएनआर, या फिर डी डाइमर, या फिर ब्लीडिंग टाइम। तो जो टेस्ट यूज फॉर मॉनिटर वारफेरिन थेरापी, जो वारफेरिन थेरापी है उसको मॉनिटर करने के लिए आईएनआर जो टेस्ट होता है वो किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो आप जरूर कमेंट में बताना। अगर किसी ने कमेंट नहीं की होगी 24 आवर में, तो हम खुद कमेंट आपको करके जवाब दे देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर है INR। विच इन्फेक्शन कॉज कॉप्लिक स्पॉट। जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो किस इन्फेक्शन में होता है, रूबेला, मीजल्स, चिकन पॉक्स, या फिर मम्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मीजल्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज बाय और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, इसका एमसीक्यू हर रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको एमसीक्यू
हर रोज नए नए मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर पैलेग्रा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रिकेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एनाफाइलेक्सिस। जो सीवियर एनाफाइलेक्सिस होता है तो उसमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है? एड्रेनालिन, डोपामाइन, एट्रोपिन या फिर डायजेपाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एड्रेनालिन। जब सीवियर एनाफाइलेक्सिस हो जाता है तब एड्रेनालिन इंजेक्शन दिया जाता है। Which structure in the heart जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? जो हमारा हार्ट होता है, तो जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जिससे हार्ट पंप करता है, तो वो कौन जनरेट करता है? वो हमारा दिमाग तो करता नहीं है। तो हार्ट को पंप करने के लिए कौन बोलता है? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो कौन जनरेट करता है? तो एवी नोड्स, एसे नोड्स या फिर पर्किंजन फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ हिस। ये सारे जो पार्ट है ये सारे हार्ट के अंदर है। अभी तक आपने ये नहीं देखे तो ये देख लीजिएगा, हार्ट में ये सब आते हैं। तो जो ऐसे नोड इसमें होता है साइनो एट्रिवियल नोड जो होता है वो हार्ट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट करता है। इसीलिए ऐसे नोड्स को क्या कहा जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट। द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन है? ऐसे नोड्स। ठीक है दोस्तों। Which of the following is the antidote for a paracetamol overdose? यहाँ पर एंटीडोट पूछा गया है किसका? पैरासीटामोल का। जब पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है, जब ज्यादा दे देते हैं, ज्यादा ओवरडोज हो जाता है, तब क्या दिया जाता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एट्रोपिन या फिर एन एसिटाइल सिस्टाइन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो पैरासीटामोल का एंटीडोट है दोस्तों एन एसिटाइल सिस्टाइन। जो एन एसिटाइल सिस्टाइन है हो होता है वो पैरासीटामोल का एंटीडोट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। यहाँ पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्रीज कब होता है? कहाँ रिस्क रहता है? इमोबिलिटी में या फिर लो ब्लड प्रेशर में या फिर हाइपर कैलेमिया में या फिर डिहाइड्रेशन में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इमोबिलिटी। जब इमोबिलिटी हो जाती है तब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर्स। प्रेशर अल्सर जो होते हैं बेड रिडन पेशेंट होता है उसमें होता है। तो इन बेड रिडन पेशेंट्स, ठीक है, जो बेड रिडन पेशेंट होता है उसमें कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है अल्सर होने की? तो हील्स या फिर एल्बो, बटक्स या फिर शोल्डर। तो जो प्रेशर अल्सर होते हैं वो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, वहां पर होते हैं। तो बेड रिडन जो पेशेंट होता है उसके बटक्स पर ज्यादा मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा सी, बटक्स। विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज यूज फॉर बर्न इंजरीज। जो बर्न इंजरी का पेशेंट है, बर्न मतलब कि जो जला हुआ पेशेंट है, उसको कौन सा ड्रेसिंग यूज करना चाहिए? ड्राई ड्रेसिंग, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग या फिर मॉइस्ट ड्रेसिंग या फिर गोज ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मॉइस्ट ड्रेसिंग दिया जाता है, क्योंकि पहले से पेशेंट बर्न है तो ड्राई ड्रेसिंग तो चलेगा नहीं, गोज वाला भी नहीं चलेगा, यहाँ पर मॉइस्ट की ज्यादा जरूरत है। तो मॉइस्ट ड्रेसिंग काम आने वाला है इसमें, बर्न पेशेंट में। ठीक है दोस्तों। What is the normal range of serum calcium in the blood? यहाँ पर ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो उसका नॉर्मल रेंज क्या है? हर हर जो सीरम लेवल होता है कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, ये सभी एग्जाम में एक ना एक पूछा ही जाता है दोस्तों, तो आप रट लेना। ठीक है, तो 8.5 से 10.5 एम जी पर डी एल, 7 से 9 एम जी पर डी एल, 9 से 11 एम जी पर डी एल या फिर 6 to 8 एम जी पर डी एल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, 8.5 से 10.5 एम जी पर डी एल।
किसका? कैल्शियम का। ठीक है, जो कैल्शियम होता है उसका नॉर्मल सीरम ब्लड जो होता है उसमें लेवल है 8.5 से 10.5 mg पर DL। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। Which of the following medication is used for the treatment of bipolar disorder? बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों? तो जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों हो जाता है, जो वो कभी कभी पेशेंट मैनिक हो जाता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उसमें कौन सी ड्रग दी जाती है? लिथियम, हेलोपेरिडोल, या फिर डायजेपाम, या फिर सिटालोप्राम। तो ये जो सारे हैं ये एक मेंटल की ड्रग है। ठीक है, साइकेट्रिक ड्रग है ये सारी। तो उस जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें दिया जाता है लिथियम। जो लिथियम होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में दिया जाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज टिटेनस? यहाँ पर टिटेनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है दोस्तों। तो टिटेनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, या फिर बेसिलस आर्थराइसिस, या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, या फिर एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यहाँ पर टिटेनी तो आपको पता चल ही जाएगा, तो ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डॉनिंग पीपीई? जो डॉनिंग करते हैं पीपीई, यहाँ पीपीई का फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो पीपीई कोरोना आया था तो सब पीपीई किट पहनते थे, तो यही पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जब डॉनिंग करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस में पहना भी जाता है और निकला भी सीक्वेंस में किया जाता है। तो जब डॉनिंग करते हैं तो क्या कौन सा सीक्वेंस होता है? मास्क, ग्लव्स या गाउन, या फिर गाउन मास्क ग्लव्स, या फिर ग्लव्स पहले फिर गाउन या मास्क, या फिर मास्क गाउन और ग्लव्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहले हम गाउन को पहनेंगे, फिर मास्क को पहनेंगे और फिर ग्लव्स को। तो इस सीक्वेंस में उसको डॉनिंग रखा जाता है। ठीक है, पहले गाउन, फिर मास्क और फिर ग्लव्स। ग्लव्स लास्ट में पहनना होता है तो उसको लास्ट अब ठीक उसको लास्ट में रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ मसल्स वीकनेस? यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मसल्स वीकनेस में एसोसिएट करता है? किसकी वजह से मसल्स वीकनेस होता है? तो हाइपर कैल्शियमिया, या हाइपोकैलेमिया, हाइपर मैग्नीशियमिया, या फिर हाइपरनेट्रेमिया। किसकी वजह से, किसकी इम्बैलेंस की वजह से मसल्स वीकनेस होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपोकैलेमिया। जब हाइपोकैलेमिया हो जाता है, कम हो जाता है, तब मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच वैक्सीनेशन इज गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन कौन सी दी जाती है? उसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एमएमआर, डीपीटी, बीसीजी, या फिर हिपेटाइटिस बी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीसीजी। जो बीसीजी होती है वो दी जाती है। उसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और कब दी जाती है? एट बर्थ दी जाती है। कितना डोज दिया जाता है ये आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, टीबी के लिए दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिशिएंसी इन इंसुलिन? कौन सी कंडीशन है जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में होती है? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर एडिशन डिसीज, या फिर कुशिंग सिंड्रोम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, डायबिटीज मेलाइटस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार डीएमबी लिखा जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।